हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहला टॉपिक होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, कि यूएन कैसे बना। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। रिफॉर्म्स क्या है यूएन में आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द यूएन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, इंडिया और यूएन का यूएन रिफॉर्म्स, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, और जब एक ही सुपर पावर बची थी, कौन सी थी वो वाली, जल्दी बोलो, यूएसए, ठीक है। और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएन के अलावा कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं हम वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ग्रुप होता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर्म करती है, जिससे कि एग्रीमेंट्स होता है, ट्रीटीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलके काम कर सकें, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है या किसी इनको इश्यूज़ पे बात करनी है तो वो कर सकती। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्व करती है एक प्लेटफॉर्म कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल वेरियस ग्लोबल चैलेंज। अब ग्लोबल चैलेंज जैसे कि क्या हो गए, जैसे कोविड था, ये कोविड-19 था, ये ग्लोबल चैलेंज था। तो इन सबको वो करने टैकल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, जिससे कि जो भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं या मेंबर स्टेट्स हैं वो अच्छे से मतलब प्रॉब्लम को या इशू को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ट्रेड होता है, पीस, ट्रेड टू पीस एंड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है नीड क्या है भाई हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला मैंने बताया इश्यूज़ वगैरह को सॉल्व करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूएसए और यूएसएसआर का कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसको सॉल्व करने में भी WHO, आई थिंक WHO ही था, यस, सॉरी IMF और WTO ने हेल्प करी थी। एग्रीमेंट फैसिलिटेशन, फॉस्टरिंग कंसेंसस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस, की दोनों के बीच में या काफ़ी नेशंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बने। कोऑपरेशन एस्टैब्लिशमेंट, कोऑपरेशन हो एक दूसरे के बीच में, रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे रहें बिटवीन द कंट्रीज़। वॉर प्रिवेंशन, जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसको रुकवाने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसको रुकवाने में हेल्प करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे। तो हम अपनी पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूएन है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका ये देख लो एम्ब्लम, दिस इज वर्ल्ड जहाँ पे पीस मेंटेन करता है। तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 से 1945 में, ठीक है। ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस, मतलब पहले लीग ऑफ नेशंस बनी थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस में क्या था उसके मतलब इसकी वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। पहले तो कब थी? 1914 को थी, में थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद इसको बनाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर कोई भी ऐसे आगे प्रॉब्लम्स ना हो, बट फिर भी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो जिसके चक्कर में लीग ऑफ नेशंस को हटा के यूनाइटेड नेशंस को लाया था। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
led to the creation of an international group to handle conflicts aiming to prevent future wars। और अभी तक जब से ये 1945 में जब से ये यूएन बनी है अभी तक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है और आगे भी ना ही हो, ठीक है। Despite some success, it could not stop the Second World War। तो UN फॉर्म हुआ 1945 में with 51 कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करा था, ठीक है। उसके बाद जो यूएन का मेन एम क्या था, प्रिवेंट करना सबसे पहली बात कॉन्फ्लिक्ट्स को, पीस मेंटेन करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना कंट्रीज़ के बीच में, और छोटी छोटी बात पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना जिससे कि बड़ी वॉर्स ना हो। इसका एक और काम था इम्पैक्ट ऑफ एनी, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये देखता था यूएन, किसको रियलाइज़ हुआ कि जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से आ रहे हैं। सो द यूएन सपोर्ट्स ग्लोबल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो 2011 तक यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स हुई थी जो जहाँ पे रिप्रेजेंटेड नियरली ऑल इंडिपेंडेंट नेशंस। जनरल असेंबली में ईच मेंबर गेट्स 1 वोट, ईच मेंबर मतलब हर एक कंट्री, ठीक है, उसका एक वोट होता है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है मेन जो वो है यूएन का, उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। यूएन काफ़ी एजेंसीज़ को इंक्लूड करता है एड्रेस करने के लिए वॉर, पीस और डेवलपमेंट। हेल्थ में जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स के लिए UNHRC, रेफ्यूजीज़ के लिए UNHCR, चिल्ड्रन वेलफेयर एंड एजुकेशन एंड कल्चर के लिए यूनेस्को, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है यूएन के, ये देख लो पहले। यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल मेन है, ठीक है, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। देयर आर 15 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि 2 पार्ट में है। एक तो है परमानेंट और एक होता है जो कि टेम्परेरी है, फिर नॉन परमानेंट बोल लो। परमानेंट मेंबर्स अभी हमने देखे थे USA, चाइना, फ्रांस, यूके एंड रशिया। ये 5 मेंबर जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं, और मतलब वो हर 2 साल में चेंज भी होते रहते हैं। तो हर एक परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि उनके पास अथॉरिटी है किसी डिसीजन पे या कैंसिल करने की या अपना सुझाव रखने की। उनको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में वो हाँ ही हाँ बोलेंगे, वो किसी चीज़ को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर 5 मेंबर्स हैं मान लो, ठीक है, इनमें से 4 ने एग्री कर दिया लेकिन एक को डिसएग्री करा, एक ने डिसएग्री करा, तो इसको वीटो पावर बोलते हैं। उसने अपनी वीटो पावर यूज़ करके वो डिसीजन को कैंसिल करा दिया। फंक्शंस क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के, ये है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्री, कीप पीस इन द वर्ल्ड, पनिशिंग दोज हु डिस्टर्ब द पीस, ठीक है। सेक्रेटरीट ये है हमारा हेडक्वार्टर। जो ब्यूरोक्रेसी है यूएन की उसको सेक्रेटरीट बोलते हैं। जो सेक्रेटरीट जो है वो एक बॉडी है ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर दी यूएन के लिए जो काम कर रहे हैं उस सबकी, जो भी एम्प्लॉयज़ है उसकी एक बॉडी है सेक्रेटरीट। इन्फॉर्म करती है रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन एंड कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर वर्क, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ड्स फॉर कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। प्रेजेंट मेंबर्स है 54। और जो मीटिंग है इस काउंसिल की वो 8 साल में 2 बार होती है। जनेवा में होती है जुलाई में, और न्यूयॉर्क में होती है अप्रैल में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू रेज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। सेम है। जनरल असेंबली
कितनी सुंदर है ना भाई, क्या लाइट्स है, बहुत सुंदर है। तो जो जनरल असेंबली है ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। इन दी जनरल असेंबली ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर गिवन वन वोट। जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स को डिस्कस करा जाता है, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस है हर साल में एक बार होती है। ये देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितना सुंदर है ना। सेटल डिस्प्यूट, ये भी डिस्प्यूट्स सेटल करता है कंट्रीज़ के बीच में। ये हैग में है जो कि नीदरलैंड्स में है ये, ठीक है। 15 जजेस होते हैं जो कि इलेक्टेड हर 9 साल बाद इलेक्ट होते हैं, और हर 3 साल बाद 5 जजेस इलेक्ट करे जाते हैं, और जो भी डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी वोट पे लिए जाते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो क्रिएट करी गई थी देखने के लिए उन एरियाज़ में जिसपे विच वर नॉट एबल टू मेंटेन गवर्नमेंट्स ऑन देयर ओन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट्स वर्क एंडेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाओ इन 1994, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या थी, जो वही यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी। 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स थे जो कि यूएन ने फेस करे, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, और ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में क्या था, सबसे बड़ी डिस्कशन थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर, परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर को इंक्रीज करा जाए, ठीक है। और ये जो मेंबर्स है वो बेसिकली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इंक्रीज करे जाए। कुछ सपोर्ट भी कर रहे थे लेकिन कुछ को अच्छा भी नहीं लगा था ये आइडिया। सेकेंड, और जो बियॉन्ड दिस जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए था यूएन बजटरी पोजीशंस में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये भी चाहिए था। सेकंड, अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, ये अंडरलाइन क्यों नहीं है यार, चलो दिख भी रहा है ये, कोई नहीं। कुछ कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर एंड इफेक्टिव रोल इन पीस सिक्योरिटी मिशंस। कुछ कंट्रीज चाहती थी कि वो ग्रेट और इफेक्टिव रोल करे पीस और सिक्योरिटी मिशंस में, और कुछ ये चाहती थी कि वो डेवलपमेंट में आगे बढ़े और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, इसमें करे। तो ये 2 मेजर रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से वो फेस कर रही थी यूएन। चेंजेस जो कि कोल्ड वॉर के बाद हुए, यूएन, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया ऑफ कोर्स। यूएस जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रही, यूनिपोलर वर्ल्ड। जो रिलेशनशिप था रशिया का, वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर हो गया। यार इतनी स्पेलिंग गलत, यूनियन है ये, ठीक है। एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। चाइना फास्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर बन गया और इंडिया भी ग्रो कर रही थी। यार ये कौन ठोक रहा है। Economies of Asia are growing at an unprecedented rate. Many new countries have joined the UN. काफ़ी न्यू कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन करा था। A whole new set of challenges confronts the world. अगर हम स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस की बात करें तो 1992 में जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा था। बोला था फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म रिफ्लेक्टिंग 3 मेजर कंप्लेंट्स टू एड्रेस दिस। 3 मेजर कंप्लेंट्स थी। इसको एड्रेस करने के लिए जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है कोफी अन्नान, उन्होंने लॉन्च करा था एक इंक्वायरी 1 जनवरी 1997 को, जिसमें क्राइटेरिया जो था न्यू परमानेंट मेंबर्स का डिस्कस करा गया था, इंक्लूडिंग बीइंग अ मेजर एंड मिलिट्री पावर, कि क्या क्या मतलब कंडीशंस होनी चाहिए कि वो एक न्यू परमानेंट मेंबर बन सकते हैं यूएन का। सबसे पहला कि मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए, ठीक है।
कि यूएन बजट कंट्रीब्यूटर होना चाहिए दूसरा। लेकिन कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट करा, कुछ ने अपोज करा, फिर वही अपने अपने इंटरेस्ट की बात थी। कुछ कंट्रीज ने बोला कि जो वीटो पावर है उसका अबॉलिशन होना चाहिए, viewing it as a democratic and against the principle of sovereign equality. Jurisdiction of the UN. As the UN completed 60 years of its existence, जो हेड्स हैं सारे मेंबर्स की स्टेट्स met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation, जिसमें क्रिएशन हुआ पीस बिल्डिंग कमीशन का, acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national government to protect their own citizens from atrocities, human rights council का establishment हुआ, agreements to achieve million development goals, condemnation of terrorism in all forms and manifestations, creation of a democracy fund and agreement to wind up the trusteeship council. ये सब जो थे इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ गया और इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करा गया। इंडिया और यूएन रिफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है यूएन को, बिलीविंग अ स्ट्रॉन्गर यूएस इज नीडेड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। इसका की डिमांड है इस द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विद मोर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स टू इंश्योर ब्रॉडर global representation. India seats a permanent seat, citing its status of the world largest democracy. इंडिया भी बोलता है कि भाई हमें भी यूएन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि भाई हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में, मतलब हम ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन इंडो और पाक की रिलेशंस को देख के और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को देख के इंडिया जो है वो यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब जब यूएस से था सिर्फ 8 सुपर पावर। Many countries believe that UN reform could help in functions better in a unipolar world dominated by the US, especially after the USSR disintegration. US holds significant influence in the UN dive towards US जो का था बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यूएन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ज़्यादा था यूएन के लिए और एक ग्लोबल पावर भी था ऑफ कोर्स, जो कि यूएन के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। While the UN cannot fully check US power, it still serves as a platform for global dialogue. Though in part, the UN plays a crucial role, and it's important for countries to support and engage with it in line with their own interest. ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, जो कि देखती है डेट लुट्स एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशंस। इसके 188 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कहाँ गई ये ना IMF का लोगो। द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1944 को बनाई गई थी। ये लोन्स प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज़ को और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नेक्स्ट, WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में बनाई गई थी एज द सक्सेसर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स कैट। ये रूल्स को सेट करती है फॉर द ग्लोबल ट्रेड और 2024 तक WTO के 164 मेंबर कंट्रीज़ थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे IAEA, मतलब द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इंटरनेशनल ऑर्गन्स हैं जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। इट सीट्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी हो उसका पीसफुल यूज़ हो और प्रिवेंट हो फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, मतलब वही लड़ाई ना हो। सेकेंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है जो कि कैंपेन करता है प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ एन इंटरनेशनल NGO विच इज़ इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो।
प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अच्छे से बुक को रीड करो, क्योंकि ये जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो सब बुक में से ही हैं। और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीबीएसई के लिए और सीयूईटी के लिए हो। जब भी मतलब वीडियो देख रहे हो आप, तो एक बुक अपनी साइड में खोल के बैठो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।